नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी द्वारा लिखी गई बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है उनके द्वारा लिखी गई। इसमें भाग चार के ये तीसरा पार्ट है। 15 से 21 तक इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक प्लेग। एक, भारतीयों को अपनी ज़मीन से तुरंत नहीं निकाला गया। जब नगर पालिका को उसका मालिकाना हक मिला, उसे वहां से निकालने से पहले उनके लिए उचित नए क्वार्टर देने थे। लेकिन क्योंकि नगरपालिका इसे आसानी से नहीं कर सकती थी, तो इसे ऐसे में भारतीयों को उसी गंदगी भरे स्थान में रहना था और इस वजह से उनकी परिस्थितियां पहले से बदतर हो गई थी। क्योंकि अब वे मालिक नहीं बल्कि नगरपालिका के किराएदार थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका वातावरण पहले से ज़्यादा गंदा और दूषित हो गया था। जब वे मालिक थे तब वे थोड़ा बहुत सफाई रखते थे, चाहे वह कानून के डर से होता था। किराएदारों की संख्या बढ़ती गई और उसके साथ ही गंदगी और अव्यवस्था थी। जब भारतीय इन सब परेशानियों से जूझ रहे थे, तब अचानक ब्लैक प्लेग, इसे न्यूमोनिया प्लेग भी कहते हैं, फैल गया। यह बुबोनिक की तुलना में अत्यधिक भयानक और घातक था। सौभाग्यवश इस महामारी की वजह भारतीयों की बस्ती नहीं, जोहान्सबर्ग के पास की सोने की खदान इसके लिए जिम्मेदार थी। यहाँ पर काम करने वाले अधिकांश निग्रो थे, जिनकी सफाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके श्वेत नियोक्ता की थी। वहाँ पर काम करने वालों में कुछ भारतीय भी थे। उनमें से 23 भारतीय अचानक उससे संक्रमित हो गए और एक शाम अपने निवास स्थान पर वापस आए। उन्हें प्लेग का भयानक दौरा पड़ा था। श्रीयुक्त मदन जीत, जो उस समय इंडियन ओपिनियन की सदस्यता का अभियान चला रहे थे और सदस्य बन रहे थे, उस समय वहां पर उपस्थित थे। वे अत्यंत निडर व्यक्ति थे। उनका हृदय उस हादसे के शिकार मरीजों को देखकर पीड़ा से भर गया। उन्होंने तुरंत मुझे निम्नलिखित नोट लिखकर भेजा। यहाँ पर अचानक काला प्लेग फैल गया है। आप तुरंत यहाँ आए और उचित कदम उठाएं, नहीं तो भयानक परिणामों के लिए तैयार रहें। कृपया करके फौरन पहुँचे। श्रीयुत मदन जीत ने बहादुरी से एक खाली मकान का ताला तोड़ा और मरीजों को वहां रख दिया। मैं साइकिल से लोकेशन पर पहुंचा और टाउन क्लर्क को उन परिस्थितियों की जानकारी दी जिसमें हमने उस घर को लिया था। डॉक्टर विलियम गॉडफ्रे, जो उस समय जोहान्सबर्ग में प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली, तुरंत बचाव के लिए पहुंचे और डॉक्टर और नर्स दोनों का काम संभाल लिया। लेकिन 23 मरीज काफ़ी ज़्यादा थे और हम तीनों को उन्हें संभालना भारी पड़ रहा था। यह मेरा विश्वास है, जो अनुभव पर आधारित है, यदि किसी का हृदय सच्चा है, तब विपत्ति अपने साथ प्रशिक्षित आदमी उपायों को इससे लड़ने के लिए लाती है। मेरे पास उस समय का ऑफिस में 4 भारतीय थे। श्री कल्याण दास, मणिक लाल, गुणवंतराय देसाई और एक अन्य आदमी जिसका नाम मुझे याद नहीं है। कल्याण दास को उसके पिता ने मेरे पास भेजा था। मैंने उस जैसा आज्ञाकारी और समर्पित व्यक्ति नहीं देखा। सौभाग्यवश उस समय वह अविवाहित था और मैंने उस पर खतरे वाली जिम्मेदारियां देने में हिचक नहीं की। मणिलाल मुझे जोहान्सबर्ग में मिला था। वह भी, जहाँ तक मुझे याद है, विवाहित नहीं था। इसीलिए मैंने इस काम के लिए उन चारों का बलिदान करने का निर्णय लिया। आप उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं, क्लर्क, सहयोगी अथवा पुत्र। मुझे कल्याण दास से पूछने की जरूरत नहीं थी। दूसरों ने, जैसे ही मैंने उनकी राय जाननी चाहिए, उन्होंने अपनी स्वीकृति तुरंत दे दी। पूछने पर उनका जवाब था, आप जहाँ होगे हम भी वहीं होंगे। यह उनका छोटा और प्यारा सा जवाब था। मिस्टर रीच का बड़ा परिवार था। वे उनमें कूदने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता था। उसकी मेरे दिल ने इजाज़त नहीं दी। इसीलिए उन्होंने खतरे की सीमा से बाहर रहकर कार्य किया। यह एक भयानक रात थी।
नर्सिंग और चौकन्ना रहने की रात। मैंने पहले भी कई मरीजों की सेवा की थी, लेकिन किसी ब्लैक प्लेग रोग से पीड़ित की नहीं। डॉक्टर गॉडफ्रे के साहस ने सबको बहुत प्रभावित किया हुआ था। वहाँ नर्सिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, केवल उन्हें दवाई देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना था। उनके गद्दों और बिस्तरों को साफ रखना और उनका उत्साह बढ़ाते रहना था, और हमें केवल यही करना था। जिस अथक उत्साह और निडरता से इन युवकों ने काम किया, उसने मुझे कितना सुख दिया, इसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। डॉक्टर गॉडफ्रे और श्रीयुत मदनजीत जैसे अनुभवी की वीरता को सभी समझ सकते हैं, लेकिन इन अनुभवहीन युवाओं का उत्साह जोड़ों बेजोड़ था। जहाँ तक मुझे याद है, उस रात हमने सभी मरीजों को बचाए रखा था, लेकिन यह पूरी घटना इसके हौसले को बढ़ाए रखना मेरे लिए उतना रुचिकर और धार्मिक गुणों वाला था कि मुझे 2 अध्यायों को इस विषय पर और समर्पित करना है। ब्लैक प्लेग 2। टाउन क्लर्क ने उस खाली घर को लेने और मरीजों को वहां रखने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने स्पष्ट रूप से बताया कि टाउन काउंसिल के पास उस तरह की तुरंत व्यवस्था नहीं थी जिससे वह इस अस्पताल आपात स्थिति से निपट सकते, लेकिन उसने विश्वास दिलाया कि जितना हो सकेगा उतना वे हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया, तब नगरपालिका ने शीघ्र ही उपायों को कार्यान्वित करने में कोई देरी नहीं की। अगले दिन उन्होंने मुझे एक खाली गोदाम दे दिया और सुझाव दिया कि वहां पर मैं मरीजों को रख सकता हूं, लेकिन नगर निगम ने सफाई बनाए रखने का कोई आश्वासन नहीं दिया। भवन गंदा और अस्त व्यस्त व्यवस्था में था। उसे हमने साफ किया, कुछ बिस्तर वहां लगाए और दानशील भारतीयों ने अन्य जरूरतों के सामान की व्यवस्था की और एक तरह से एक अस्थायी अस्पताल बनाया। नगर पालिका ने एक नर्स भेजी जो अपने साथ ब्रेंडी और कुछ अन्य अस्पताल का सामान साथ लाई। डॉक्टर गॉडफ्रे अभी भी वहाँ के प्रभावी थे। नर्स एक दयालु महिला थी और मरीजों की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन हमने शायद ही उसे किसी मरीज को छूने दिया जिससे वह संक्रमित न हो जाए। हमें मरीजों को बीच बीच में ब्रेंडी की खुराक देते रहने के लिए कहा गया था। नर्स ने हमको भी सावधानी के तौर पर लेने के लिए कहा, क्योंकि वह स्वयं भी ले रही थी, लेकिन हम में से किसी ने भी उसे नहीं छुआ। मुझे अपने मरीजों पर भी इससे किसी प्रकार की फ़ायदा होने का विश्वास नहीं था। मैंने डॉक्टर गॉडफ्रे की इजाज़त से 3 मरीज जो बिना ब्रेंडी के उपचार के लिए तैयार थे, उन पर मिट्टी की मरहम पट्टी उनके छाती और माथे पर लगाई। उनमें से 2 बच गए और अन्य सभी 20 मरीजों की मृत्यु गोदाम में हो गई। इस बीच नगरपालिका अन्य उपायों की तैयारियों में लगे थे। जोहान्सबर्ग से 7 मील की दूरी पर संक्रमित बीमारियों के लिए एक अस्पताल था। 2 बचे हुए मरीजों को उसके पास के 2 टेंटों में रखा गया और किसी भी नए मामले के आने पर वहां भेजे जाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार हमें अपने काम से छुट्टी मिल गई। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वह भली नर्स की संक्रमित हो गई थी और काल का ग्रास बन गई थी। यह बताना असंभव है कि कैसे वे दोनों बच गए और कैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रही, लेकिन इस प्रयोगों ने मेरा मिट्टी के उपचार में विश्वास प्रगाढ़ किया और ब्रेंडी की प्रभावोत्पादकता का एक दवा की तरह इसके प्रति संशय भी साबित किया। मैं जानता हूं कि इस विश्वास और संदेह का कोई ठोस आधार नहीं, लेकिन फिर भी जो प्रभाव मैंने उनका देखा और अनुभव किया, उसे यहाँ बताना और ज़रूरी समझता हूँ। प्लेग फैलने पर मैंने प्रेस को एक कठोर शब्दों वाला पत्र संबोधित करते हुए लिखा था और उसमें लोकेशन
के मालिकाना हक मिलने के बाद उनको लापरवाही बरतने और प्लेग के फैलने के लिए दोषी ठहराया था। इस पत्र ने मेरा परिचय मिस्टर हेनरी पोलक से करवाया और श्रद्धेय जोसेफ डोक से मेरी मित्रता करवाने के लिए वे आंशिक रूप से जिम्मेदार थे। मैंने पहले के अध्यायों में बताया है कि मैं शाकाहारी रास्ता में खाना खाया करता था। यहाँ मैं मिस्टर एल्फ्रेड वेस्ट से मिला। हम रास्ता में रोज़ मिला करते थे और हर शाम खाने के बाद टहलने जाते थे। मिस्टर वेस्ट एक छोटे से प्रिंटिंग कार्यालय में पार्टनर थे। उन्होंने मेरा प्रेस में छपा पत्र पढ़ा और प्लेग के फैसले के बारे में जाना। मुझे रास्ता में न देखकर वे बहुत परेशान हो गए। मैंने और मेरे सहयोगियों ने अपने खुराक कम कर ली थी, लेकिन मैंने उस महामारी के दौरान हल्का सुपाच्य आहार खाने का नियम बनाया था। इन दिनों मैंने शाम का खाना छोड़ दिया था। लंच भी मैं लोगों के आने से पहले ही समाप्त कर लेता था। मैं रेस्ता के मालिक को अच्छी तरह से जानता था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं अपने मित्रों से जितना संभव हो सके दूर रहना चाहूँगा। मुझे 1-2 दिन रास्ता में न देख पाने पर मिस्टर वेस्ट ने सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं टहलने के लिए जाने वाला था, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मिस्टर वेस्ट ने कहा, आप मुझे रास्ता में नहीं मिले तो मुझे डर हो गया कि कहीं आपको कुछ हो न गया हो। इसलिए सुबह सुबह मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया, जिससे मैं आपको घर पर पा सकूं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और मैं सहायता करने और मरीजों की देखभाल करने के लिए तैयार हूं। आपको पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आभार व्यक्त किया और बिना एक क्षण विचार किए उनसे कहा, मैं आपको नर्स की तरह नहीं रखूँगा। यदि अब और मरीज़ नहीं होंगे तो हम 1-2 दिन में आज़ाद हो जाएंगे। फिर भी एक बात है। हाँ, तो क्या बात है? क्या आप डरबन में इंडियन ओपिनियन के प्रभारी का काम संभाल सकते हैं? मिस्टर मदनजीत यहाँ का काम संभालने वाले हैं और डरबन को किसी की ज़रूरत है। यदि आप जा सकते हैं तो मुझे काफ़ी राहत मिलेगी। गए और कैसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रही। लेकिन सॉरी, ये फिर से वही आ गया था। मिलेगी। आप जानते हैं कि हमारे पास प्रेस है। शायद मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन क्या मैं आपका जवाब शाम तक दे सकता हूं? हम शाम को टहलते समय बात करेंगे। मैं प्रसन्न हो गया। हमने बातचीत की और वे जाने को तैयार हो गए। वेतन उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि धनार्जन उनका श्रेय नहीं था, लेकिन प्रतिमाह 10 पाउंड का वेतन और यदि लाभ हो तो उसका कुछ हिस्सा तय किया गया। अगले दिन इवनिंग मेल से मिस्टर वेस्ट डरबन के लिए रवाना हो गए और अपने पैसों को वसूलने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है। उस दिन से लेकर अब लेकर जब मैंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ा, वे मेरे सभी सुखों और दुखों के साथी रहे। मिस्टर वेस्ट साउथ लिंकनशायर के किसान परिवार से थे। उनकी शिक्षा एक सामान्य स्कूल में हुई थी, लेकिन उन्होंने अनुभव के स्कूल से काफ़ी कुछ सीखा था और थोड़ा बहुत स्वयं की परेशानियों से। मैंने उन्हें हमेशा एक विशुद्ध सच्चे सज्जन, ईश्वर से डरने वाले और मानवीय अंग्रेजों की तरह जाना है। हम अगले अध्याय में उनके और उनके परिवार के बारे में जानेंगे। बस्ती में आग 17 देखेंगे। बस्ती में आग। यद्यपि मैं और मेरे सहयोगी मरीजों की देखभाल से युक्त थे, लेकिन अभी भी ब्लैक प्लेग के कारण पनपी कई चीज़ों को संभालना जरूरी था। मैंने नगर पालिका की बस्ती से संबंधित लापरवाहियों के बारे में बताया था, लेकिन जहां तक अपने श्वेत निवासियों का सवाल था, उनके लिए वे एकदम जागरूक थे। उन्होंने उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ढेर सारा धन व्यय किया था और प्लेग से दूर रहने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। भारतीयों के खिलाफ इतनी चूक और कमीशन जैसे पापों को
करने के बाद भी मैं नगरपालिका की सेवा में रहा था। मैं गोरे निवासियों के प्रति उनकी चिंता की तारीफ कर रहा था और मुझसे जितना हो सकता उतनी सहायता मैं उनकी की। मुझे लगता है यदि मैंने उनको सहयोग न किया होता तो नगरपालिका के लिए और परेशानी होती। जब तक सशस्त्र बल का प्रयोग या उससे इससे भी अधिक बुराई करने से नहीं झिझकती, इन सभी को टाल दिया गया था। नगरपालिका के अधिकारी भारतीयों के आचरण और व्यवहार से प्रसन्न थे और भविष्य के महामारी के उपायों को आसान बना दिया गया था। मैंने नगर निगम की ज़रूरतों के सामने अपने सभी भारतीयों को उनके सामने खड़ा कर दिया था। इसे करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया था। भारतीयों को इसके लिए तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी ने भी मेरी सलाह को न माना हो। बस्ती को सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया था। बिना इजाज़त के वहां आना जाना संभव नहीं था। मुझे और मेरे सहयोगियों को आने जाने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। पूरी बस्ती को खाली कराए जाने का निर्णय लेना था और 3 सप्ताह तक उन्हें खुले मैदान में, जो कि जोहान्सबर्ग से 13 मील की दूरी पर था, वहां उन्हें टेंटों में रहना था और फिर बस्ती में आग लगा देनी थी। उन कैनवस के टेंटों में सामान और अन्य सभी वस्तुओं को रखने में समय लगना स्वाभाविक था और आने जाने के अंतराल के समय गार्ड की आवश्यकता की भी ज़रूरत थी। लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन मेरी वहाँ निरंतर उपस्थिति उन्हें राहत देती थी। उनमें से कई गरीब अपनी थोड़ी बहुत बचत को ज़मीन के नीचे छुपा कर रखते थे। उसे भी खोदना था। उनका कोई बैंक नहीं था। वे किसी को नहीं जानते थे। मैं उनका बैंकर बन गया। मेरे ऑफिस में धन वर्षा होने लगी। मैं उनसे इस आपात स्थिति में उनके पैसे संभालने के लिए कुछ शुल्क नहीं ले सकता था। मैंने थोड़ा बहुत काम संभाला। मैं अपने बैंक मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पैसा उसके पास रखना पड़ेगा। बैंकों को इतनी ज़्यादा मात्रा में तांबे और चांदी के सिक्कों को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और बैंक के क्लर्कों को उस धन को छूने में भी आपत्ति थी, क्योंकि वह प्लेग संक्रमित इलाके से आया था। लेकिन बैंक मैनेजर ने हर तरह से मेरी मदद की। सभी पैसों का बैंक में जमा करने से पहले उसका कीटाणु शोधक किया गया। जहाँ तक मुझे याद है, करीब 60,000 पाउंड को इस प्रकार बैंक में जमा किया गया। मैंने ऐसे लोगों को जिनके पास काफ़ी मात्रा में धन था, उन्हें अपने रुपयों को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने की सलाह दी और उन्होंने मेरी सलाह मानी। इसका परिणाम यह हुआ कि उनमें से कईयों को अपना पैसा बैंकों में जमा करने की आदत पड़ गई। बस्ती के लोगों को ट्रेन द्वारा स्प्रूट फार्म ले जाया गया, जो जोहान्सबर्ग के पास था, जहां उन्हें सार्वजनिक खर्च पर नगरपालिका द्वारा चीज़ों की आपूर्ति की गई। कैनवस से बना यह शहर मिलिट्री कैंप जैसा लग रहा था। लोगों को इस तरह कैंपों में रहने की आदत नहीं थी। वे परेशान थे और इस व्यवस्था पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन हमें किन्हीं विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं रोज़ उनके पास साइकिल चलाते हुए पहुंच जाता था। वहां रहने के 24 घंटे बाद वे अपनी सब परेशानियां और दुखों को भूल गए और खुशी खुशी रहने लगे। जब कभी मैं वहां गया, तब मैंने उन्हें गाते और मस्ती करते देखा। खुले में 3 सप्ताह तक रहने पर उनके स्वास्थ्य सुधर गए थे। जहाँ तक मुझे याद है, उस बस्ती में उसी दिन आग लगा दी गई थी जब उन्होंने उसे खाली किया था। नगरपालिका का इस आग से कुछ भी बचाने का इरादा नहीं था। इसी समय और इसी कारण नगरपालिका ने अपनी सब लकड़ियाँ भी जला दी और इससे उन्हें करीबन 10,000 पाउंड का नुकसान हुआ। इस कार्य को करने का मुख्य कारण था
वहाँ बाजार में कुछ मरे हुए चूहों का मिलना। नगर पालिका को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ा, लेकिन इससे वह प्लेग की महामारी को आगे बढ़ाने से रोकने में सफल रहे थे और एक बार फिर शहर खुली हवा में चैन की सांस ले सकता था। 18 नंबर देखेंगे, एक पुस्तक का जादुई असर। ब्लैक प्लेग ने गरीब भारतीयों के बीच मेरा प्रभाव बढ़ा दिया था और साथ ही मेरा व्यवसाय और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। मेरे यूरोपियन लोगों से इतने प्रगाढ़ संबंध हो गए थे कि उनकी वजह से भी मेरी नैतिक जिम्मेदारियां और बढ़ गई। मेरा परिचय मिस्टर पोलक से शाकाहारी रास्ता में वैसे ही हुआ था जैसे कि मिस्टर वेस्ट के साथ एक शाम एक युवक जो मुझसे थोड़ी दूर दूसरी टेबल पर खाना खा रहा था, उसने अपना कार्ड भेजा और मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे अपनी मेज़ पर आने का निमंत्रण दिया। वह वहाँ आया भी। मैं द क्रिटिक का संपादक हूँ, उसने कहा। जब मैंने आपका प्लेग के बारे में प्रेस में छपा पत्र पढ़ा तो मेरे अंदर आपसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। मुझे खुशी है कि मुझे यह अवसर मिला। मिस्टर पोलाक की साफ़गोई मुझे अच्छी लगी और इसने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। उसी समय हमने एक दूसरे को जान लिया। हमारे जीवन की आवश्यक चीज़ों पर एक ही तरह के विचार थे। उसे सादा जीवन पसंद था। वह जो भी पढ़ता पसंद आने पर वह उसे अपने जीवन में प्रयोग करने लगता। उसने कुछ ऐसे बदलाव किए थे जो काफ़ी हटकर और तुरंत प्रभावित थे। इंडियन ओपिनियन दिन पर दिन महंगा साबित हो रहा था। सबसे पहले जो रिपोर्ट मुझे मिस्टर वेस्ट ने भेजी वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद नहीं है कि जिस प्रकार के लाभ की आप कल्पना कर रहे थे, जिसे आपने सोचा था, वैसे ही यहाँ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मुझे डर है कि यहाँ नुकसान भी हो सकता है। हिसाब किताब की पुस्तकें व्यवस्थित नहीं हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में धन वसूली करनी है, लेकिन इसका कोई छोर समझ में नहीं आ रहा है। इसमें काफ़ी कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, लेकिन इन सब से आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना ठीक हो सकेगा उसे करूँगा। मैं यहीं बना रहूँगा, चाहे पत्रिका लाभ में रहे या न रहे। मिस्टर वेस्ट छोड़कर जा सकते थे जब उन्हें पता चला कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। वास्तव में उन्हें मुझ पर आरोप लगाना चाहिए था कि बिना किसी साक्ष्य के मैंने उसे फ़ायदे वाला कैसे कहा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी भी एक शब्द नहीं कहा। मुझे लगा इस जानकारी ने मुझे मिस्टर वेस्ट की नज़रों में एक विश्वास करने योग्य व्यक्ति बनाया। मैंने बहुत सरलता से श्रीयुत मदन जीत के आकलन को बिना उसे देखे स्वीकार कर लिया था और उस आधार पर मिस्टर वेस्ट को लाभ की आशा करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को कभी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिसको उसने परखा नहीं है। यही नहीं, सच का पक्ष लेने वाले को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उस बात पर विश्वास करने के लिए कहना जिसने उसे सत्यापित नहीं किया है, अन्यथा यह सच के साथ समझौता करने जैसा होगा। मुझे यह स्वीकार करते हुए दुख हो रहा है कि इस ज्ञान के बावजूद मैंने इतनी आसानी से विश्वास करने वाली आदत को पूरी तरह से नहीं जीता है। इसके लिए मेरी अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने की इच्छा जिम्मेदार है। यह महत्वाकांक्षा मुझसे ज़्यादा मेरे सहयोगियों के लिए चिंता का स्रोत है। मिस्टर वेस्ट के पत्र को पाने के बाद मैं नेटल के लिए निकल गया। मैंने मिस्टर पोलक को अपने विश्वास में ले लिया था। वे मुझे स्टेशन तक छोड़ने गए और मुझे यात्रा में पढ़ने के लिए एक पुस्तक दे गए। उन्होंने कहा कि आपको यह पुस्तक जरूर पसंद आएगी। यह पुस्तक थी स्किन की
अनटू दिस लास्ट। एक बार शुरू करने के बाद पुस्तक को किनारे रखना असंभव था। इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। जोहान्सबर्ग से डरबन 24 घंटे की यात्रा मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। जोहान्सबर्ग से डरबन 24 किलोमीटर की यात्रा थी। ट्रेन वहाँ शाम को पहुँची। मैं उस रात एकदम भी नहीं सो सका था। मैंने अपना जीवन पुस्तक के आदर्शों के अनुसार बदलने का निश्चय किया। यह स्किन की मेरी पहली पुस्तक थी। रस्किन की मेरी पहली पुस्तक थी जिसे मैंने पढ़ा था। पढ़ाई करते समय मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। जब मैं सक्रिय जीवन में आया तो मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय रखता था। इसीलिए मैं ज़्यादा किताबें ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। फिर भी मेरा मानना है कि इतने प्रतिबिंबों के बावजूद मैंने ज़्यादा कुछ खोया नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि सीमित पढ़ाई की वजह से जो कुछ मैंने पढ़ा उसे पूरी तरह से समझा और अपने में आत्मसात किया। जितनी पुस्तकें अब तक मैंने पढ़ी उनमें अनटू दिस लास्ट उसी समय से मेरे जीवन में व्यवहारिक बदलाव लाए। मैंने बाद में उनका गुजराती भाषा में अनुवाद किया और उसका शीर्षक सर्वोदय सबका कल्याण रखा। मेरा विश्वास है मेरे अंदर की गहरी आस्थाओं को रस्किन की इस पुस्तक में मैंने प्रतिबिंबित होते हुए देखा। इसीलिए इसने मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित किया और मेरे जीवन को बदला। एक अच्छा कवि वह है जो आपके अंदर निहित मानवीय हृदय में बसी अच्छी गहरी भावनाओं को जगा सके। कवि सभी को एक ही तरह से प्रभावित नहीं करते, बल्कि हर कोई एक ही तरीके से विकसित नहीं हुआ है। अनटू दिस लास्ट की शिक्षाएं जैसे मैंने समझी इस प्रकार है। एक, सबकी भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। दूसरा, एक वकील और नाई के काम का मूल्य बराबर है, क्योंकि हर किसी को अपने काम से अपना जीवन यापन करना है। तीसरा, श्रम का जीवन, चाहे वह जमीन जोतने वाला हो या हस्तशिल्पकार का, वही जीने योग्य है। पहली शिक्षा को मैं पहले से जानता था, दूसरी का मुझे हल्का सा ज्ञान था और तीसरी आखिरी वाली शिक्षा ने इसे मेरे लिए दिन के उजाले की तरह स्पष्ट कर दिया था। दूसरी और तीसरी शिक्षा पहली शिक्षा में निहित है। मैं सुबह इस धारणा के साथ उठा कि इन सिद्धांतों को यथार्थ जीवन में साकार करना है। 19 नंबर देखेंगे, फिनिक्स में बसेरा। थोड़ा प्रिंटिंग इसमें अच्छा नहीं आया, फिर भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने मिस्टर वेस्ट के साथ पूरी बात की और उन्हें बताया कि अनटू दिस लास्ट का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और प्रस्ताव दिया कि इंडियन ओपिनियन को फार्म में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां हर कोई परिश्रम करेगा, समान वेतन लेगा और प्रेस के काम को खाली समय में करेगा। मिस्टर वेस्ट ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 3 पाउंड प्रति माह वेतन तय किया गया, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, श्वेत हो या अश्वेत। लेकिन अब प्रश्न यह था कि क्या सभी कार्यकर्ता, जिनकी संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी, वे दूर फार्म में जाने और वहां रहने के लिए तैयार होंगे और इतने न्यूनतम रखाव से संतुष्ट होंगे। इसलिए हमने यह प्रस्ताव दिया कि जो इस योजना में समायोजित नहीं हो सकते, उन्हें पुराना वेतन मिलता रहेगा और धीरे धीरे वे नए बसेरे के सदस्य बनने का प्रयास करेंगे। मैंने कार्यकर्ताओं से बात की और इसकी शर्तों और नियमों के बारे में बताया। श्रीयुत मदनजीत को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें यह प्रस्ताव बेवकूफ़ी भरा लगा और कहा कि यह उस उद्यम को नष्ट कर देगा जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ दावा पर लगा दिया था, और कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। इंडियन ओपिनियन रुक जाएगा और प्रेस को बंद करना पड़ेगा। प्रेस में काम करने वालों
में छगन लाल गांधी था, जो मेरा कजिन था। मैंने उसके सामने भी मिस्टर वेस्ट जैसा प्रस्ताव रखा। उसकी पत्नी और बच्चे थे और बचपन से ही उसे मेरे अंदर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसका मुझ पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए बिना किसी विवाद के मेरी योजना को स्वीकार किया और तब से वह मेरे साथ ही है। मैकेनिक गोविंद स्वामी ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी थी। बचे हुए कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित योजना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जहाँ कहीं भी मैं प्रेस को ले जाऊँगा वहाँ वे आने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे मामले को अपने आदमियों के साथ खत्म करने में 2 दिन से ज़्यादा लगाए होंगे। मैंने डरबन के रेलवे स्टेशन के पास ज़मीन के लिए विज्ञापन दिया। फिनिक्स के लिए एक ऑफर आया। मिस्टर वेस्ट और मैं उस इलाके को देखने गए। 1 हफ्ते में हमने 20 एकड़ ज़मीन खरीदे। यहाँ एक छोटा सा सुंदर झरना था और कुछ संतरे और आम के पेड़ थे। इसमें लगी हुई 80 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें काफ़ी फलों के वृक्ष थे और एक जर्जर कुटिया थी। हमने इसे भी खरीद लिया। इसका कुल मूल्य 1000 पाउंड था। इस तरह के उद्यमों में मिस्टर रुस्तम जी हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्हें यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे एक बड़े गोदाम के पुराने जंग लगे लोहे की चादरें और अन्य भवन संबंधित सामग्री दी, जिनसे हमने काम शुरू किया। कुछ भारतीय बढ़ई और मिस्त्रियों के साथ जिन्होंने मेरे साथ बोअर युद्ध में काम किया था, उन्होंने प्रेस के लिए एक ढांचा तैयार करने में मेरी मदद की। यह 75 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। 1 महीने के अंदर ही यह तैयार हो गया। मिस्टर वेस्ट और अन्य अपने निजी खतरे पर बढ़ई और मिस्त्री के साथ रुके रहे। यह जगह निर्जन थी और यह बड़ी घासों और सांपों से घिरी हुई थी और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। सभी पहले कैनवस के अंदर ही रहे। हम अपनी सभी चीज़ें फिनिक्स में 1 हफ्ते के अंदर ले आए। यह जगह डरबन से 14 मील और फिनिक्स रेलवे स्टेशन से 2.5 मील की दूरी पर थी। इंडियन ओपिनियन का केवल एक ही अंक बाहर मर्क्यूरी प्रेस में छपा था। अब मेरी कोशिश थी कि वे सभी रिश्तेदार और मित्र जो भारत से अपनी किस्मत आजमाने आए थे और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें यहाँ लाऊं। वे धन कमाने की इच्छा से आए थे, इसीलिए उन्हें राजी करना मुश्किल था, लेकिन कुछ तैयार हो गए। इसमें से मैं केवल मगन लाल गांधी का नाम ही ले सकता हूँ। अन्य सभी अपने व्यवसायों और उद्यमों में लौट गए। मगन लाल ने मेरे साथ आने के लिए अपना व्यवसाय छोड़ा और वह अपनी योग्यता, बलिदान और भक्ति के साथ मेरे इस नैतिक प्रयोगों के शुरुआती सहयोगियों में सबसे आगे रहा। हस्तशिल्प में स्वयं शिक्षित के रूप में उसका स्थान अद्वितीय है। इस प्रकार सन 1904 में फिनिक्स बसेरा शुरू हो गया और इतनी विषमताओं के बावजूद इंडियन ओपिनियन लगातार छप रहा है। लेकिन जिस प्रकार की नई कठिनाइयाँ आई, जिस प्रकार नए बदलाव किए गए, वे आशाएं और हताशा से भरे दिन, इन सबको अगले अध्याय की ज़रूरत है। 20 नंबर सूची देखेंगे। पहली रात। फिनिक्स से इंडियन ओपिनियन के पहले संस्करण को निकालना आसान बात नहीं था। मैंने यदि 2 सावधानियां नहीं बरती होती तो संस्करण या तो नहीं निकलता और यदि निकलता भी तो वह भी काफ़ी देर से। यह विचार कि प्रेस को इंजन से चलाया जाए मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा था कि शक्ति ज़्यादा उचित रहेगी, हाथ की शक्ति ज़्यादा उपयोगी रहेगी उस वातावरण के साथ जहाँ खेती के काम को भी हाथ से किया जाता था। लेकिन
इसको करना संभव नहीं था। तब हमने तेल वाले इंजन को लगाया। मैंने फिर भी मिस्टर वेस्ट को आपात स्थिति के लिए कुछ अन्य की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब उन्होंने एक पहिए का प्रबंधन किया जिसे हाथ से चलाया जा सकता था। पेपर का आकार जैसा कि दैनिक अखबारों का होता है उसे उपयुक्त नहीं समझा गया क्योंकि फिनिक्स काफ़ी दूर पड़ता था। उसका आकार एक फुलस्केप पेज का एक कर दिया गया जिससे आपात स्थिति में उसे ट्रिडल मशीन से निकाला जा सके। शुरुआती चरणों में हमें देर रात तक काम करना पड़ता था जिसमें हम समय पर छाप सके। सभी युवक और वृद्ध कागजों को मोड़ने में मदद करते। सामान्यतः हम इस काम को 10 बजे से मध्य रात्रि तक पूरा कर लेते थे, लेकिन पहली रात भुलाई नहीं जा सकती। पृष्ठों को फिक्स कर दिया गया था लेकिन मशीन नहीं चल रही थी। हम डरबन में मशीन को लगाने और चलाने के लिए एक इंजन लाए थे। उसने और मिस्टर वेस्ट ने उसे चलाने की भरकस कोशिश की, लेकिन सब प्रयास व्यर्थ रहे। सभी परेशान थे। उन्हें कहा, इंजन नहीं चलेगा। मिस्टर वेस्ट हताश आंखों में आंसू लिए मेरे पास आए और कहा, मुझे डर है कि अखबार समय पर नहीं निकल पाएगा। यदि ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मानवीय रूप से संभव है वह हमने किया था। उस हाथ से चलाने वाले पहिए का क्या? मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हमारे पास लोग कहाँ हैं इस काम को करने के लिए? उन्होंने जवाब दिया, हम इस कार्य को करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए हर रिले में 4 लोगों की ज़रूरत है और हमारे सभी आदमी थके हुए हैं। भवन का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसीलिए बढ़ई अभी भी वहीं थे। वे प्रेस के फर्श पर सो रहे थे। मैंने उनकी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या हम इन प्रयोग नहीं कर सकते? हमें पूरी रात काम करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है यह तरीका अभी हमारे सामने खुला है। तब यह संभव है, हम अपना काम कर सकते हैं। वेस्ट ने जवाब दिया। मैंने बढ़इयों को उठाया और उनसे सहयोग देने की अपील की। उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, यदि हमें ज़रूरत पड़ने पर नहीं कहा जा सकता है तो हमारा क्या उपयोग है? आप लोग आराम करें और हम पहिया लगाएंगे। हमारे लिए यह सरल कार्य है। हमारे आदमी तो इसके लिए तैयार थे। वेस्ट को बहुत खुशी हुई और वे एक धुन गुनगुनाने लगे। जैसे ही हमें काम करना शुरू किया, मैं बढ़ई के साथ लग गया और एक एक करके और भी आ गए। इस प्रकार हम सुबह 7 बजे तक लगे रहे। अभी भी काम करने में को बहुत कुछ बाकी था, इसीलिए मैंने वेस्ट से कहा, अब इंजीनियर को उठाने के लिए कहा जा सकता है और एक बार फिर से इंजन चलाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे हमारा काम समय पर ख़त्म हो जाए। हमने उसे उठाया। वह तुरंत इंजन वाले कमरे में गया और जैसे ही उसने इंजन को छुआ, वह चलने लगा। पूरा प्रेस खुशी से चिल्लाने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी रात हमारी मेहनत काम नहीं आई और आज सुबह यह ऐसे चल पड़ा जैसे इसमें कोई खराबी नहीं थी। मैंने पूछा, यह बताना मुश्किल है मिस्टर वेस्ट या इंजीनियर ने कहा, मुझे याद नहीं। इसने कहा, मशीन भी कभी कभी इस तरह का व्यवहार करती है जैसे उन्हें भी हमारी तरह आराम की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इंजन का फेल होना हमारे लिए एक परीक्षा थी और इसका एकदम सही समय पर चलना ऐसा था जैसे कि हमारी ईमानदारी और हमारे मेहनत की सच्चाई का फल इनाम था। प्रतियां समय पर भेज दी गई और सभी खुश थे। शुरुआती दबाव ने अखबार की नियमितता को सुनिश्चित किया और फिनिक्स में आत्मनिर्भरता का वातावरण बनाया। एक समय ऐसा भी आया जब हमने जानबूझकर इंजीनियर को
प्रयोग में लाना छोड़ दिया और केवल हाथ की शक्ति से काम किया। मेरे अनुसार फिनिक्स के वे दिन नैतिकता के सबसे ऊंचे दिन थे। 21 नंबर, पुलाक का आना। मुझे इसका हमेशा से अफसोस रहा है कि यद्यपि मैंने फिनिक्स में बसेरा जरूर शुरू किया, लेकिन मैं वहाँ थोड़े समय तक ही रह सका। मेरा मूल विचार था कि मैं धीरे धीरे वकालत छोड़ दूंगा और बसेरे में रहूंगा, अपनी जीविका हाथों से काम करके पूरा करूंगा और फिनिक्स में सेवा करते हुए शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने अनुभव से जाना कि यदि व्यक्ति अपनी योजना बनाता है और अक्सर ईश्वर इसे बिगाड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ अंतिम साक्ष्य सत्य की खोज हो। व्यक्ति की कितनी भी योजना असफल हो जाए, वह लक्ष्य को कभी हानि नहीं पहुँचाता और जैसा उसने सोचा हुआ है उससे बेहतर होता है। जिस प्रकार फिनिक्स में अनपेक्षित बदलाव आया और जो घटनाएं वहां घटी, यद्यपि वे निश्चित रूप से हानिकारक नहीं थे, लेकिन यह कहना कठिन है कि जो हमने शुरुआत में इससे अपेक्षा की थी, यह उससे बेहतर थी कि नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम में से प्रत्येक आदमी जीविका शारीरिक परीक्षण करके चलाएंगे, हमने प्रेस के चारों तरफ की ज़मीन को 3-3 एकड़ में विभाजित किया। इसमें से एक हिस्सा मुझे मिला। इन सभी प्लाटों में हमने अपनी इच्छा के विरुद्ध जंग लगी चादरों से अपने घर चलाए। हमारी इच्छा मिट्टी के झोपड़े बनाने की थी, जिसकी छत फूस या छोटी छोटी ईंटों की हो। तब यह घर साधारण किसानों जैसे लगते, लेकिन वैसा घर बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता और इसका मतलब ज़्यादा समय भी लगता था। अखबार के संपादक अभी भी मनसुख लाल नागर थे। उन्होंने नई योजना को स्वीकार नहीं किया था और अखबार को डरबन से निर्देशित कर रहे थे, जहां इंडियन ओपिनियन का एक शाखा ऑफिस था। यद्यपि हमें कंपोजिस्ट को पैसा दे दिया था, लेकिन हम चाहते थे कि बसेरे का हर व्यक्ति टाइप करना सीखे। यह किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का बहुत मेहनत भरा और कठिन कार्य है। जिन लोगों को यह नहीं आता था, उन्होंने इसे सीख लिया था और इस प्रक्रिया में मैं अंत तक कुंद ही रहा। मगनलाल गांधी ने हम सबको पछाड़ दिया। यद्यपि उसने प्रेस में कभी काम नहीं किया था, वह एक कुशल कंपोजिस्ट अक्षर योजक बन गया और मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था कि उसने न केवल एक तेज गति पाई, बल्कि प्रेस के कार्यों की सभी अन्य विधाओं में भी परंपरागत हो गया। मुझे हमेशा से भी ऐसा लगा कि उसे अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूकता नहीं थी। हम मुश्किल से वहाँ बसे ही थे और भवन अभी तैयार ही हो रहे थे जब मुझे इन नवनिर्मित घोंसले को छोड़कर जोहान्सबर्ग जाना पड़ा। मैं स्थिति में नहीं था कि वहाँ के काम को लंबे समय तक अनदेखा कर सकूं। जोहान्सबर्ग वापस लौटने पर मैंने पुलाक को उन नए परिवर्तनों के बारे में बताया जो मैंने फिनिक्स में किए थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि जो किताब उसने मुझे उधार में दी थी वह कितनी उपयोगी रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या यह संभव नहीं है कि मैं इस नए उद्यम में भाग ले सकूं? क्यों नहीं, निश्चित रूप से, मैंने कहा। आप बसेरे में आ सकते हैं, मैं एकदम तैयार हूं। उसने कहा, यदि आप मुझे लेंगे। उसने दृढ़ संकल्प ने मुझे प्रभावित किया। उसने अपने मुखिया को द क्रिटिक छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दिया और समय समाप्ति पर फिनिक्स पहुंच गया। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण श्रीगी उसने सबके दिलों को जीत लिया और जल्द ही परिवार का सदस्य बन गया। उसकी प्रकृति इतनी ज़्यादा सादगी भरी थी कि फिनिक्स में किसी तरह की अजीब या कठिन परिस्थितियों को महसूस नहीं किया और वह
इससे ऐसा घुल मिल गया जैसा बतख पानी को अपना लेती है, लेकिन मैं उसे वहाँ काफ़ी समय तक नहीं रख सका। मिस्टर रिच ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई को ख़त्म करने का निश्चय किया था और मैं ऑफिस के बोझ को अकेले नहीं संभाल सकता था। इसलिए मैंने पोलाक को अपने ऑफिस में आने का सुझाव दिया और कहा कि उसे वकील की तरह स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। मैंने सोचा था कि आखिर में हम दोनों रिटायर होकर एक साथ फिनिक्स में रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। पोलाक इतना विश्वसनीय स्वभाव का था कि जब उसने अपने एक मित्र को विश्वास में लेकर उसे कहा कि वह जो कुछ बताएगा उससे वह सहमत रहेगा, बजाय तर्क करने के, उसने मुझे फिनिक्स से एक पत्र लिखा कि यद्यपि वह वहाँ के जीवन को पसंद करता है और पूरी तरह से खुश था और उसे आशा थी कि वह उसे विकसित करेगा, इसके बावजूद वह इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है और मेरे ऑफिस में एक अटॉर्नी की तरह काम करने के लिए तैयार है, यदि मैं उचित समझता हूँ कि इस तरह हम शीघ्र ही अपने आदर्शों को पूरा कर पाएंगे। मैंने इस पत्र का खुले दिलों से स्वागत किया। पोलाक ने फिनिक्स छोड़ा और जोहान्सबर्ग में मेरे ऑफिस आ गया और संविदा पर हस्ताक्षर किए। इसी समय का स्कॉटलैंड का थियोफिस्ट, जिसे मैं स्थानीय कानूनी परीक्षा में शिक्षा दे रहा था, उसने भी संविदा क्लर्क की तरह ऑफिस ज्वाइन किया। मैंने उसे पोलाक का उदाहरण देते हुए ऑफिस आने का नियंत्रण दिया था। उसका नाम मैकिनन टायर था। इस प्रकार फिनिक्स के अपने आदर्शों को प्राप्त करने के प्रशंसनीय लक्ष्य से लगा कि मैं इसके विपरीत धारा में गहराई से जा रहा हूँ और ईश्वर ने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे एक सादगी वाले जीवन के नाम पर स्वयं को इस जाल में फंसा हुआ पाना चाहिए था। कुछ अध्यायों के बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मैं अपने जीवन आदर्श इस तरह बच गए थे जिसकी किसी ने आशा या संकल्पना नहीं की थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट चौथे भाग का